नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है। मैं आज आप सबके बीच में लेके आया हूं अपने एजुकेशन के थ्रू क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम। जैसे हमें पता है कि क्लास 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, तो उससे जुड़े हुए काफ़ी बच्चे थे, उनके छोटे बहन भाई। जैसे आपको पता है कि मेरा जो चैनल है, हम लोग BA LLB और LLB के प्रोफेशनल कोर्सेज़ को कवर करते हैं। लेकिन अभी हमने जो है 10th के ऊपर भी वीडियो बनाना शुरू किया, क्योंकि 10th के CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम जो अप्रैल के महीने में शुरू हो रहे हैं, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके छोटे बहन भाई जो हैं वो 10th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, और उनके जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उनकी काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर 10th के बोर्ड के लिए भी कुछ क्वेश्चंस निकालिए, क्योंकि आपको 10th के बच्चों को शायद ये नहीं पता होगा। अगर आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो आपको देखने में पता लगेगा कि हम हर एग्ज़ाम से जुड़े हुए, जो एग्ज़ाम होते से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं। और अभी तक प्रोफेशनल कोर्सेज़ में ऐसा हुआ है कि जो हमारा जो पेपर होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो हमारा यूनिवर्सिटी का पेपर आता है, उससे काफ़ी % जो पेपर है वो मैच करता हुआ आता है। तो हर बार हम जो है गारंटी देते हैं बच्चों को कि 70% से 80% मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आपने हमारे दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें। तो इसीलिए हम 10th के भी कुछ क्वेश्चंस के अपडेट लेके आए। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर 10th के क्वेश्चंस पे बेस है, और अगर आप इसको अच्छी तरह करके चले जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए 10th के बच्चे, तो ये मेरी गारंटी है कि आप 80% मार्क्स 10th के में से ईज़िली सिक्योर कर सकते हैं। 80% मार्क्स का मतलब ये नहीं कि आपके 80 ही % आएंगे, आपके ज़्यादा भी आ सकते हैं अगर आप ढंग से इसको तैयारी करके चले जाएँ तो आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। प्लीज़ मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो सभी को शेयर कर दें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें। जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मेरे चैनल से मिलते रहें। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th CBSE प्री बोर्ड एग्ज़ाम। सबसे पहले जो हमने टॉपिक पकड़ा है वो पकड़ा है सोशल साइंस। सोशल साइंस का टर्म 2 का एग्ज़ाम है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये CBSE क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80% मार्क्स मेरी गारंटी है। सभी स्टूडेंट जो हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसका लाभ उठाएँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप करके जाएंगे तो गारंटेड आपके अच्छे मार्क्स ही एग्ज़ाम में आएंगे। ये हमारे जो रिसर्च है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर पे हमने रिसर्च करने के बाद ये क्वेश्चंस निकाले। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसके बाद एक मैं वीडियो और बनाऊंगा जिसमें इन क्वेश्चंस के आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो आंसर लिखने से मिलेंगे, और अगर आप अच्छे आंसर लिख के आएंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स ही एग्ज़ाम में आएंगे। पिछली बार जो हमारा टर्म 1 का एग्ज़ाम हुआ था वो हमारा 4 ऑप्शन वाला हुआ था, जिसमें से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर के ऊपर टिक मार्क करना था। लेकिन अब की बार जो है वो ऐसा नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। अब जो है आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, थ्योरी पेपर है, आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिविक के हैं। सिविक का जो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज़ उससे जुड़ा हुआ है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज़। हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्यों ज़रूरत है, इसकी डेफिनेशन देनी है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन देनी है और आपको बताना है कि पॉलिटिकल पार्टी की क्यों ज़रूरत पड़ती है। मेजर फंक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में फंक्शंस बताने हैं आपको पॉलिटिकल पार्टी के, कंपोनेंट्स बताने हैं पॉलिटिकल पार्टी के, और इम्पोर्टेंस बतानी है पॉलिटिकल पार्टी की क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट आर द कंडीशन फॉर द नेशनल पार्टी एंड द रीजनल पार्टी, डिफरेंशिएट बिटवीन दैम। एक पार्टी को रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टी बनने के लिए किन कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है, वो कंडीशन यहाँ बतानी है आपको, और डिफरेंशिएट करना है आपको नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में। पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए क्या रिफॉर्म्स आए हैं और उन रिफॉर्म्स का कितना इम्पैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर रहा है। फंक्शन ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के क्या काम है वो बताने हैं आपको, यहाँ पर क्या करती है अपोजिशन पार्टी। क्रिटिज़म अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन द इंडिया, इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसका क्या क्रिटिसिज्म है, को कैसे आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं उसको। जो मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया का वो किस तरह से बेकार है या किस तरह से ठीक है। वैसे इसमें क्रिटिसाइज़ पूछा तो किस तरह से वो बेकार है, उसके क्या क्रिटिसिज्म है ये बताने हैं आपको। तो ये जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर था ये हो गया। एक बार और मैं आपको कह दूं कि NCERT ज़रूर पढ़ना, और कोशिश करना कि NCERT इस तरह पढ़ के जाओ, क्योंकि NCERT में से ही पूरा पेपर सेट होता है और NCERT से ही आपका पूरा पेपर आएगा भी। इसीलिए आप NCERT को अच्छी तरह से करें और ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। बाकी सब चीज़ें भी ज़रूर है, लेकिन NCERT मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
अगला जो हमारा है चैप्टर वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये हिस्ट्री का चैप्टर है। इसके अंदर सिविल डिसअबॉर्डेंस मूवमेंट है। इसके बारे में आपको लिखना है, ये मूवमेंट किसने शुरू किया था, कब शुरू किया था, कहाँ शुरू किया था, ये आपको बताना है। उसके अलावा आपको सिविल डिसअबॉर्डेंस के फीचर्स बताने हैं। इसमें वुमेंस का क्या पार्टिसिपेशन था, वो वुमेंस का पार्टिसिपेशन कैसे हुआ, कहाँ से पहली बार वुमेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये बताना है आपको। रिच और पुअर पीजेंट कम्युनिटीज़ जो थी उनका क्या पार्टिसिपेशन था सिविल डिसअबॉर्डेंस मूवमेंट में, ये बताना है आपको। उसके अलावा है इसी का ये अभी चल रहा है सिविल डिसअबॉर्डेंस मूवमेंट में ही, जो पीछे आ नहीं पाया था इसलिए इसे मैंने कवर किया। वाई डिड गांधी जी स्टार्टेड इट, गांधी जी ने इसको क्यों शुरू किया सिविल डिसअबॉर्डेंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने क्यों शुरू किया। रोल ऑफ इट टू द यूनाइट द कंट्री, और इसका देश की एकता में क्या योगदान रहा, किस तरह से इस आंदोलन की वजह से देश जो था वो एक हो गया, यानी कि जो जातियों में बटा हुआ देश था, धर्मों में जो बटा हुआ देश था वो एक हो गया इस मूवमेंट की वजह से। वो उसका क्या कारण था और वो कैसे एक हुआ था, ये बताना है आपको। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं ये बता दूं कि इजीली अगर आप ये सब गूगल में लिख कर डालेंगे और ट्रांसलेट करेंगे तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख के इसका लाभ उठा सकते हैं। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था, किसने चलाया था, कब चलाया था, कहाँ से शुरू किया था, पहली बार कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। उसके अलावा आपको बताना है इसके अंदर आइडिया ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन, नॉन कॉरपोरेशन का आइडिया किसने दिया था। उसके अलावा आपको बताना है इसमें पार्टिसिपेशन और डिफरेंट क्लास, अलग अलग क्लासेस का इसके अंदर क्या पार्टिसिपेशन रहा। पार्टिसिपेशन और डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग जो सोशल ग्रुप थे वो किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। रीज़न फॉर गांधी जी विड्रॉ, गांधी जी ने इसको बीच में ही विड्रॉ क्यों कर लिया। ये नॉन कॉरपोरेशन असहयोग आंदोलन जो था ये ख़त्म होने से पहले ही इसको विड्रॉ कर लिया था गांधी जी ने, क्यों किया था, वो इंसिडेंट क्या था, वो चोरी चोरा का इंसिडेंट आपको स्पेशली यहाँ पर मैंशन करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन द सिविल डिसअवॉइडेंस एंड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसअवॉइडेंस मूवमेंट और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बीच में क्या डिफरेंशिएट है वो बताना है आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बीच में क्या डिफरेंशिएट है। रॉलेट एक्ट के बारे में आपको लिखना है कि रॉलेट एक्ट क्या है, ये क्यों चलाया गया, कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया। सॉल्ट मार्च के बारे में भी यही सब चीज़ें बतानी है आपको। और वेरियस सत्याग्रह आंदोलन ऑफ द गांधी जी, गांधी जी ने और भी जो अलग अलग सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे वो सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है और नोट्स तैयार कर लेने हैं। अगला चैप्टर जो है हमारा आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी, ये भी हिस्ट्री का चैप्टर है हमारा। 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 गिवन स्ट्रेंथ टू द सिस्टम ऑफ द थ्री टायर ऑफ द डेमोक्रेसी। थ्री टायर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है उसका बताना है आपको। वैसे ये जो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है गलती से हिस्ट्री लिख गया, हिस्ट्री का नहीं सिविक का चैप्टर है, तो इसको एनसीईआरटी से अच्छी तरह से कवर कर लेना। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 में जो हुआ था, जिसके अंदर हमारी लोकल इलेक्शन शुरू हुए थे, जो एमसीडी के हैं, ग्राम पंचायत के, उनको मान्यता मिली थी, वो बताना है आपको कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ लेजिटिमेट टू गवर्नमेंट सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द आर्गूमेंट। एक जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका एक अपना अस्तित्व होता है, लोगों के मत के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। इसके स्टेटमेंट को आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में, इसके फेवर में और इसके डिसफेवर में आपको आर्गूमेंट्स देने हैं। गिव रीज़न दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको यहाँ पे ये बताना है कि डेमोक्रेसी जो है एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो कैसे है और क्यों है। डेमोक्रेसी स्टैंड meets much superior in promoting the dignity and the freedom of the citizen। डेमोक्रेसी जो है वो सिटीजन्स को काफ़ी मौका देती है, आज़ादी देती है, उनकी पहचान स्थापित करती है। इस स्टेटमेंट के आपको जस्टिफिकेशन करना है, ये स्टेटमेंट सही है तो किस तरह से सही है ये बताना है आपको। हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट से कहाँ तक एग्री करते हैं। पावर शेयरिंग इज़ कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग मतलब है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि ताकत का बंटवारा, वो कहाँ तक डेमोक्रेसी के साथ सही है ये बताना है। अगला चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, जो इकोनॉमिक का चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको इस तरह से कर लेना। वाई हैड द इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर्स टू द फॉरेन ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, एनालाइज द रीज़न। इंडिया ने आज़ाद होने के बाद सबसे पहले फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोका, ऐसा क्यों किया, क्या बात थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो भी व्यापार करने आए थे, बिजनेस करने आए थे, ट्रेड करने आए थे, बाद में उन्होंने हमारे पर रूल करना शुरू कर दिया, तो अब वो डरते थे कि हम नए नए फ्रीडम हुआ, अगर अब भी ऐसा कुछ हुआ तो हमारे पर फिर किसी और का शासन ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस पे रोक लगा दी थी।
Define the multinational corporation. Why do MNC set up their offices and factories in the certain area only? इसमें आपको बताना है कि MNC क्या है और MNC एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही क्यों सेटअप की जाती है, इसका क्या रीज़न है ये बताना है. एक्सप्लेन विद द रीज़न, राइट अबाउट द एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ द MNC के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए. हाउ कैन consumers and the producers be benefit from the foreign trade globalization. कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर को किस तरह से बेनिफिट देता है फॉरेन ट्रेड यानी कि ग्लोबलाइजेशन, ये आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ. ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन द टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट एंड स्टेबिलिटी इन द जॉब फॉर द वर्कर. ग्लोबलाइजेशन जो है वो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर देता है और जॉब की स्थिरता बनाता है यानी कि वर्कर्स की जॉब को स्थिर करता है. कैसे ये बताना है. राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए. अगला चैप्टर भी इकोनॉमिक का ही चैप्टर है, मनी एंड क्रेडिट, ये भी देख लेते हैं. चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ एसेंशियल फॉर द पुअर हाउस होल्ड बोथ इन द रूरल एंड द अर्बन एरिया. रूरल अर्बन एरिया के अंदर जो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट सिस्टम है यानी कि लोन होना चाहिए लेकिन कम से कम इंटरेस्ट रेट पर, वो अर्बन और रूरल दोनों एरिया के लिए बेनिफिटेड है. कैसे ये बताना है. हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कंसाइंड ऑफ द वांट. एक्सप्लेन विद द आंसर. मनी जो है वो डबल कंसाइनमेंट ऑफ द वांट, चार्ट की दोनों इच्छाओं को पूरी करती है. कैसे करती है ये बताना है आपको. डिस्क्राइब द फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है और ये इकनॉमी में किस तरह से इम्पैक्ट करता है ये बताना है. हाउ आर द डिपॉजिट विद द बैंक आर बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर द नेशन. एक इंडिविजुअल के लिए और एक बैंक के लिए डिपॉजिट जो है वो दोनों ही बेनिफिशियल है. किस तरह से, यानी कि आप घर में पैसा रख लो, आपके पास पैसा है आपने घर में रख लिया और उसी पैसे को अगर आपने बैंक में जमा कर दिया तो ये सोसाइटी के लिए भी फ़ायदा है और एक इंडिविजुअल के लिए भी फ़ायदा है. क्योंकि इंडिविजुअल जिसका पैसा बैंक में रखा है उसका तो बढ़ेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से, लेकिन घर में तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं पैसा रखने से. लेकिन जो इंडिविजुअल जिसका पैसा नहीं है वो बैंक जो है उस पैसे को यूज़ करके उन लोगों तक पहुंचाएगा, उनको क्रेडिट पे देगा, तो उनका ही फ़ायदा होगा, उनका ही बिजनेस चल सकता है. अभी इसके अंदर मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन कवर नहीं किए तो ज्योग्राफी की वीडियो मैं अलग से बना के डाल दूंगा. तो आज से मैंने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो 10th क्लास के शुरू किए हैं. इस सीरीज़ को हम आगे भी चलाएँगे और इसके आंसर भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में आपके साथ. जो मैंने क्वेश्चन दिए इन सब क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे. तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए. और जिन्होंने अभी तक भी पूरा वीडियो देखा है लेकिन अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. और ये मेरी गारंटी है कि आपके 70 से 80% मार्क्स आ सकते हैं अगर आप ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं. और अगर आप 100% अच्छी तरह से करके जाते हैं तो मोर देन 90% आप एग्ज़ाम में सिक्योर कर सकते हैं. तो आप सबका बहुत शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मेरे चैनल को इतना समय देने के लिए. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखें. और अगर आप के जो भी फ्रेंड है 10th क्लास के उन सब तक मेरे वीडियो को व्हाट्सएप के थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू शेयर कर दें ताकि सभी इसका लाभ उठा पाएँ. और जिन्होंने भी मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब समय है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नया वीडियो आने पर उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें भी मदद मिले अपने चैनल को ग्रो करने के लिए. तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इस तरह से मेरे साथ बने रहें. अब मैंने 10th के भी वीडियो बनाने शुरू कर दिए तो 10th के बच्चों को भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मेरा एक एक वीडियो जो है कई कई दिन के रिसर्च के बाद आता है. और इस बार भी मैंने कम से कम 4 दिन के रिसर्च किए इस 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकालने के लिए. और अब तक के जो 10 से 15 साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सब मैंने रिसर्च करे हैं, वो सब मैंने देखे हैं, उसके बेस पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दिए हैं. तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर कर लें और ध्यान से कर लें. थैंक यू.